बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जो ईरान और इसराइल के बीच में सूरत हाल है उसमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बाद में। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। एक तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आर्मी चीफ के हवाले से इकनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है और उसमें ये कहा गया कि आर्मी चीफ को दावत नहीं दी अमेरिका ने। वाइट हाउस ने ये क्लेम किया है और उन्होंने डिनाई किया है, ये तरदीद की है इन खबरों की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को या दुनिया के किसी और आर्मी चीफ को अमेरिकी फ़ौज की 250वीं जो एक एनिवर्सरी है उस परेड के मौके पे दावत दी गई। किसी को दावत नहीं दी गई और ये खबरें झूठ थी और झूठ फैलाया गया। इसमें हुआ क्या था, अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि सबसे पहले ये खबर डाली इंडियन मीडिया ने और एक दाने के तौर पे डाली, तो पाकिस्तान में मौजूद टाउटों ने ये दाना चुग लिया। ज़रा मैं आपको फिर बताता हूँ कि इंडियन मीडिया ने ये दाना डाला और पाकिस्तान में मौजूद जो टाउट्स हैं, जो प्रोएक्टिव टाउट्स हैं या जो सुपर टाउट्स हैं, जो बहुत हर वक्त तैयारी में रहते हैं कि जूता कहीं नजर आए तो हमने पॉलिश करना है फटाफट, जो हर वक्त पॉलिश अपने मुंह पर मलकर तैयार रहते हैं कि कहीं पे जूता नजर आ जाए हमने जनाब फौरी तौर पे उसको पॉलिश करना है। तो ये जो टाउट्स थे, जैसे ही इंडियन मीडिया ने दाना डाला इन्होंने फ़ौरन चुग लिया, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ है ये इंडियन मीडिया ने पहले चलाई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने दावत दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने, कि डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है और 250वीं एनिवर्सरी भी है, लिहाजा इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया। अब इसके ऊपर टाउटों ने दाना चुग लिया और उन्होंने एक के बाद एक ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने मना भी नहीं किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो झूठी तारीफ़ें कर रहे थे, ये तो खुशामद कर रहे थे और खुशामद तो सबको पसंद होती है। तो इस झूठ की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पूरा एक महल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से बाद में शर्मिंदगी हुई। अब वही इंडियन मीडिया जिन्होंने दाना फेंका था और इन्होंने दाना चुग लिया, तो उन्होंने बाद में बड़े आराम से व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ लिया या नहीं लिया, जो भी किया उन्होंने उसके ऊपर खबर जारी करवा दी कि जनाब इनको तो दावत मिली नहीं। और ये क्लेम नहीं कर सकते कि दावत मिली या नहीं मिली। मैंने अपने तौर पे सोर्सेज से पता किया तो मुझे जो एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा हमें कोई दावत नहीं आई थी और हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि दावत आई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे चाहिए कि ये जो प्रोएक्टिव किस्म के टाउट्स हैं इनको लगाम डालें और शर्मिंदगी से बचने के लिए इन टाउट्स को ये बता दें कि जब आपको कोई व्हाट्सएप आए तो उसके ऊपर आप खबर दे दिया करें, जैसे आप हमेशा देते हैं। अपने जहन से काम लेने की कोशिश ना करें या शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें। तो हुआ यह था कि जाली खबर जो चलाई थी वो इंडियन मीडिया ने चलाई थी, उन्होंने पहले फैलाई थी बकौल जो अभी तक सोर्सेज सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी टाउट्स हैं उन्होंने गेम चक के रख दी, PMLN के अकाउंट्स हों या दीगर हो, उन्होंने कहा जनाब कमाल ही हो गया भाई, आसिम मुनीर साहब के आगे बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप, तेंज हो गया तो उंज हो गया। कहानी के ऊपर कहानी, कहानी के ऊपर कहानी, ऐसी ऐसी कहानियाँ ज़मीन आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए कि पता नहीं क्या हो गया। भगड़े डाल दिए, गिद्दे डाल दिए, इन्होंने माये गाना शुरू कर दिए आसिम मुनीर साहब के और डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो तो काम ही कोई नहीं हुआ, बल्कि वाइट हाउस की तरदीद छाप दी गई। अब इस सारे मामले के ऊपर एक सुबकी सी हुई है और मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है कि जब कोई खुशामद कर रहा हो तो तब भी उससे बचना चाहिए, क्योंकि खुशामद के नतीजे में भी बाद में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसराइल और ईरान की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले गंडापुर साहब की जो बारीक वारदात है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी तशवीश पैदा हुई है। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन तफसीली जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। ज़ुबैर अली खान साहब ने इस पे खबर दी है कि जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें बड़ी तशवीश है और वो बहुत परेशान है गंडापुर के स्टेटमेंट्स को लेकर। यानी अभी तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी कमज़ोर है बेचारी, वो इतने कमज़ोर लोग हैं जो लगे हुए हैं कि वो अली अमीन गंडापुर से सवाल भी नहीं पूछ सकते, और जो भी अली अमीन गंडापुर से जवाब तलबी करना चाहता है उसकी कहीं और से जवाब तलबी हो जाती है, या इदारे हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाती है। अब इमरान खान साहब ने पहले 2 मरतबा देखे ना, इसको बारीक वारदात को आप समझिए। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, गंडापुर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कोई अस्करियत पसंद इस्तेमाल कर सकता है, TTP इस्तेमाल कर सकती है, कोई मजहबी जनूनी जमात इस्तेमाल कर सकती है,
कोई ऐसी जमात जिसका कोई और मिशन हो वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ लोगों में मकबूल जमात जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी नुमाइंदगी है, ऐसी जिम्मेदार जमात का कोई भी जिम्मेदार रुकन ऐसी बात नहीं कर सकता। गोलियां मारेंगे, हथियार लेकर जाएंगे, एक के बदले 2 गोलियां चलाएंगे। भाई जब इमरान खान ने पहले देखे ना, बारीक वारदात ये है कि इमरान खान ने तो अब इस्लामाबाद बुलाया ही नहीं, अडयाला जेल बुलाया ही नहीं, तो आप मुंह उठा के लोगों को क्यों कह रहे हैं कि जनाब अडयाला जेल जाएंगे हम बंदूकें लेकर। हालांकि इसी अली अमीन गंडापुर ने मुझे बहुत पहले ये बात एक दिन बताई थी, और ये गवाही भी देंगे कि इन्होंने मुझे बताई थी कि इमरान साहब, कई लोग ये कहते हैं कि अडयाला जेल चले जाओ, तो हमने अडयाला जेल कभी नहीं जाना। मैंने कहा जी क्यों नहीं जाना? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं जाना कि हम अडयाला जेल जाएंगे तो इसी बहाने कोई ना कोई दंगा करवा के अंदर इमरान खान को नुकसान पहुंचा देंगे, और बाद में ये हमें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया है, और वो मुद्दा भी हम पे डाल देगा कि जनाब हमारे साथ ऐसे लोग गए थे जिन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचा दिया है। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार मेरे सामने किया था, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ये बात की थी। अब वो कहते हैं कि हम बंदूकें लेकर जाएंगे और अडयाला जेल जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने 2 मरतबा इस्लामाबाद बुलवाया था, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। 2 मरतबा इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि इस्लामाबाद आ जाओ, तब अली अमीन गंडापुर साहब जो मुकर्ररा जगह रखी गई थी वहां पहुंचे नहीं, इस्लामाबाद तक आए, और वो जहां पे इमरान खान साहब ने बुलाया डी चौक, वहां ये पहुंचे नहीं। एक दफ़ा इन्होंने पहाड़ियां क्रॉस की और एक दफ़ा ये कारकुनों को निहत्ता गोलियां खाता हुआ छोड़ के वहां से चले गए। हालांकि इन्होंने कहा था जी मैं कुर्बानी दूंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो कहानियां ही थी। बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कह रहे हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश पैदा हुई है। जुबैर अली खान साहब ने यह खबर दी है कि इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है पीटीआई की, वो भी बहुत हैरान है कि ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने तो कहा कि पूरा मुल्क बंद करना है, जो जो जहां मौजूद है वो वहां पे बंद करेगा, बड़ी बड़ी शाहराहों को, पूरे मुल्क को जाम करना है आपने आने वाले वक्त में। इमरान खान की हिकमत अमली कुछ और है। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद आओ, ये इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते। जब इमरान खान कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आना, तो ये कहते हैं अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वो भी बंदूकें लेकर जाऊंगा। तो ये जनाब जहालत वाली बातें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जो जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ऐसी हरकतें, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकती। कल को ये स्टेटमेंट इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। आप इमरान खान साहब की पूरी सियासत निकाल कर देख लें, उन्होंने बड़े बड़े सख्त बयान दिए हैं, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को बहुत रगड़ा दिया है, लेकिन उन्होंने कभी बंदूक की, गोली की, बम की, बारूद की, इन चीज़ों की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा डायलॉग की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, इंसाफ की बात की है। उनकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, और ये बंदूक की नोक के ऊपर तो आएगा नहीं। यहाँ तो मुल्क किसी कायदे और कानून के मुताबिक चलेगा। तो ये और एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अस्करी जमात तो है नहीं, इस किस्म का स्टेटमेंट दे दें। अब नाज़रीन आप आ जाएं ईरान और इसराइल के मामले पे। तो पहले मैं कुछ हक़ाइक़ पिछले व्लॉग में आपके सामने रखना चाहता था, अब आपके सामने रखता हूँ। अगर आपके साथ कोई बहस करे भी तो आप उसके सामने ये चीज़ें रख दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हक़ाइक़ ये है कि ईरान और इसराइल में से गलत कौन है, या इनमें से ज़्यादा गैर जिम्मेदार कौन है। तो मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा और वो एज इट इज़ है, आप उनको जाके कहीं से भी चेक कर सकते हैं। नंबर 1, एटमी हथियार दोनों में से किसके पास है? ईरान के पास 0, कोई भी एटमी हथियार अभी तक नहीं है। इसराइल के पास दर्जनों एटमी हथियार हैं, जिनकी कम से कम तादाद 70 से ज़ायद बताई जाती है। तो इसराइल के पास एटमी हथियार है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है। नंबर 2, IAEA से ताउन, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो एटमी मवाद के हवाले से इनका पूरा एक मैकेनिज्म है। इसके साथ आज तक इसराइल ने कभी ताउन नहीं किया। ईरान इसके साथ ताउन करता रहा है। दूसरी चीज बता दी आपको मैंने। नंबर 3, हमसायों के साथ जंग। ईरान की जो वाहिद जंग हुई है वो इराक के साथ हुई है, और वो इराक के हमले के नतीजे में हुई है। जब ईरान के अंदर इनकलाब आया तो उसके बाद क्योंकि अमेरिका नाराज था, तो मगरबी ममालिक की शय के ऊपर इराक ने ईरान पे हमला कर दिया। ये एक कहानी है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि इसराइल की अपने हमसाये में तमाम मुल्कों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई रहती है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क उसको तस्लीम भी नहीं करते। तो इसराइल अपने हमसायों के ऊपर अटैक करता है, एटमी कुव्वत भी है, और एटमी इदारों के साथ किसी किस्म का ताउन भी नहीं करता। तो ये फर्क आपके सामने है। फिर एक और चीज है, ये एक NPT है,
एक मुआहदा है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अच्छा, इसमें जनाब इसराइल ने इसके ऊपर साइन नहीं किए, जबकि ईरान ने इसके ऊपर साइन किए हैं। यानी ईरान ने ये गारंटी दी है कि वो एक हद से ज़्यादा यूरेनियम की अफसुर्दगी नहीं करेगा, उन्होंने इसके ऊपर गारंटी दी है। और इस पे ईरान ने बार बार मौका भी दिया है कि आए और आकर इंस्पेक्शन कर लें, जबकि किसी किस्म की इंस्पेक्शन की इजाज़त या इस ट्रीटी के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए इसराइल ने। लेकिन फिर भी ईरान को सब बुरा कहते हैं और इसराइल को नहीं कहते। फिर एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, इसको मुआयने की इजाज़त दी जाती है जिन ममालिक के अंदर न्यूक्लियर अटैक करने का जो खतरा होता है या जो बना रहे होते हैं एसेट्स। तो इसमें जनाब इसको इजाज़त इसराइल ने आज तक नहीं दी, जबकि ईरान ने इसको इजाज़त दी है। अब आप अंदाज़ा करें कि इन दोनों में से रिस्पॉन्सिबल स्टेट कौन सी है। जो जिम्मेदार मुल्क है वो तो ईरान है और वो साबित हो रहा है, जबकि हमेशा जिम्मेदारी से कौन भागता रहा है, वो इसराइल है। और ये भी साबित शुदा हकीकत है, ईरान ने इस तरह से खून नहीं बहाया इंसानों का जैसे इसराइल ने गजा के अंदर खून बहाया मुसलमानों का, और बहुत बड़ी मिकदार में बहाया। बच्चों को वहां पे कत्ल किया गया, और ये बाकायदा उनकी स्टेटेड पॉलिसी है जो उन लोगों ने अपने मुंह से कह रखी है। वो ये कहते रहे हैं कि जनाब बात ये है कि हम पॉलिसी के तहत इनकी नस्लकुशी करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि इनके बच्चों को भी कत्ल किया जाए। और ऐसा दिखाई देता है, अस्पतालों पे, स्कूलों पे अटैक किए जाते हैं, कैंपों पे अटैक किए जाते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखते हैं गजा में जो शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ये इसराइल की एक पॉलिसी है कि यहाँ पे गजा का वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मरतबा जब ईरान ने अटैक किया और सिविलियन एरियाज टारगेट हुए, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पंफलेट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं जहाँ बताया जा रहा है कि इसराइल ने जो अटैक किया है, वो बता रहे हैं जनाब वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं, ये इसराइल का क्लेम है या उनके जो हमायती उनका ये क्लेम है कि इसराइल ने जो अटैक किए हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किए हैं जनाब, और कोई ऐसी जगहों पे किए हैं जहाँ पे एटमी असासे हैं या साइंटिस्ट हैं या ऐसी जगह हैं। लेकिन ईरान ने जो डाटा दिया उसमें बताया कि नहीं, बहुत सारे सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी वो दावा कर रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है उसमें नुकसान सिविलियंस का हो रहा है। अभी तो नुकसान इतना हुआ ही नहीं इसराइल में। जो अभी हमारे पास इत्तला उसके मुताबिक 100 के करीब सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने जो फाइनल अटैक किया है वो कर दिया है, और 200 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। ईरान ने बहुत क्लियरली ये बात की है कि जो इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया और जो पहल की है, इसमें अमेरिका बराबर का शरीक है और सख्त नताइज भुगतने होंगे। दूसरी जानिब इसराइल लगातार वो भी अटैक कर रहा है। ईरान के अंदर जो हमला होता है वो बड़ी खबर नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि ईरान पे पहले भी हमले होते रहे, मुसलमान मुल्कों में पहले भी आग लगी रही है, तो ये बड़ी खबर मीडिया की जीनत बनती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो जाए वो बहुत बड़ी खबर अब बनती नहीं है। लेकिन जब इसराइल के अंदर इस तरह के मनाजिर आते हैं तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है, क्योंकि हमने पिछले 50 साल में ऐसा होते हुए देखा ही नहीं। इसराइल को कभी ऐसे मार पड़ी नहीं जैसे अब पड़ रही है। लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है आलमी सतह के ऊपर कि इसराइल के अंदर इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं, वहाँ पे मार कुटाई हो रही है, लोग भाग रहे हैं, सायरन बज रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि दोनों तरफ से मिसाइल चल रहे हैं, ईरान के अंदर जाकर भी गिर रहे हैं और इसराइल के अंदर जाकर भी गिर रहे हैं। ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है इस पर इसराइल की जानिब से भी कुछ दावे सामने आ रहे हैं, जहां ईरान का कहना है कि उन्होंने बड़ी अहम इमारतों को निशाना बनाया, बड़े अहम अहदाफ हासिल किए इसराइल के अंदर, और उनकी फ़ौज को बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, उनकी जो एनर्जी साइट्स हैं उनको तबाह किया है। तो दूसरी जानिब सेम टाइम में इसराइली ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के तकरीबन 20 बड़े कमांडर्स जो हैं उन्हें शहीद कर दिया है। ख़ासतौर पे आर्मी चीफ का, पासदारानी इनकलाब के जो चीफ हैं उनका वो नाम लेते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक और दावा किया कि हौसी मलेशिया जो यमन में है उनके जो मिलिट्री चीफ हैं मोहम्मद अल गमारी, उन्हें भी वो कहते हैं उन्होंने शहीद कर दिया। ईरान देखें 2 जगह से अटैक कर रहा है। अगर आप मशरिक़ वस्ता का नक्शा देखते हैं मिडल ईस्ट का, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। जब ईरान अपने मुल्क से मिसाइल दागता है तो ये मिसाइल जब पहुंचता है इसराइल में तो कम से कम 2 मुल्कों को ये क्रॉस करता है, एक इराक और दूसरा उर्दन।
इन दो को क्रॉस करके वो जाके फिर इसराइल में गिरता है। दूसरा रास्ता जो इनके पास है वो है यमन से, रेड सी के ऊपर से फ्लाई करता हुआ जाता है वेपन या मिसाइल, और वो यमन से जब उड़ता है तो वो सीधा जाके इसराइल में गिरता है। और यहां पे उसे बाद का थोड़ी बहुत सऊदी अरब का एक कॉर्नर क्रॉस करना पड़ता है, नहीं तो वो समुद्री रास्ता लेकर ही जाकर गिर सकता है इसराइल के ऊपर। तो ये दो जगह है जहां से अब तक ईरान अटैक करता चला आ रहा है। अमेरिका ने एक बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान और इसराइल के तनाज़े में फरीक नहीं है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा? देखें, जब वो अपने आप को गैर जानिबदार कहेंगे तभी तो वो सारी दुनिया को इसराइल के हक में इकट्ठा कर पाएंगे, और अगर वो खुद जानिबदार हो जाएंगे तो फिर वो दुनिया को इसराइल के हक में इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ईरान ये चाहता है कि वो नत्थी करे अमेरिका को इसराइल के साथ। जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका जो स्टेटमेंट आता है, या ईरानी गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आता है, या उनकी वजारत खारजा, वो बार बार यही कहते हैं कि जनाब इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है और इस हमले में अमेरिका ने साथ मिलकर किया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो स्टेटमेंट सामने आया एटमी प्रोग्राम के हवाले से, अब उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। यानी ईरान इससे पहले दुनिया के साथ ताउन करता चला आया है एटमी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन अब जो कुछ उसके साथ कर दिया है और जो उसके साथ इस वक्त हो रहा है इसराइल की जानिब से, तो ईरान को यह खतरा पैदा हो गया है कि इसराइल तो इनके ऊपर एटमी हमला भी कर सकता है और उसे तो पूरी दुनिया की शय है, लिहाजा हमारे पास भी डेटरेंस के लिए एटमी हथियार होना चाहिए। वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और वो ये कहते हैं कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से हम अमेरिका वगैरह से ये कहना चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी करे या ना करे, आप कौन होते हैं, ये काम आपका नहीं है। आपके पास जौहरी तनसीबात हैं, यानी आपके पास एटमी तनसीबात हैं, आपके पास एटम बम मौजूद है, दुनिया को नेस्तो नाबूद करने के असलहे आपके पास मौजूद हैं। आप कौन होते हैं अजीम ईरानी कौम को ये बताने वाले कि यूरेनियम की अफसूदगी करनी है या नहीं करनी, जौहरी तनसीबात ईरान रखे या ना रखे, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? ईरानी कौम अपने फैसलों में खुद मुख्तार है। अब ये ईरान का मौक़िफ़ जो है वो एक कदम और आगे चला गया। पहले वो ये ईरान बहुत कॉपरेट कर रहा था दुनिया के साथ, वो इस लड़ाई से बचना चाहता था। ईरान ये चाहता था कि लड़ाई से अवॉइड किया जाए और मज़ीद पाबंदियों से बचा जाए, लेकिन अब जो कुछ ईरान के साथ कर दिया गया है तो आलमी सपोर्ट का एक हिस्सा ईरान को भी मिला है। ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने ईरान को सपोर्ट किया है, तुर्की ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, सऊदी अरब ने किया है। और सऊदी अरब ने किया तो इसका मतलब है कि जो अरब ममालिक हैं वो सऊदी अरब के पीछे खड़े होते हैं, वो उसे अपना लीडर समझते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बात की तो समझे सब ने बात की। तो यहां पे ईरान के लिए एक थोड़ा सा रिलीफ भी है, और रशिया और चाइना भी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि हम क्यों ना अपना प्रोग्राम जारी रखें, हमने इतनी कोऑपरेशन की, इसके बावजूद हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। और वो साफ कहते हैं इस हमले में अमेरिका इन्वॉल्व है, जबकि अमेरिका कहता है हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी मौके पर जर्मनी और फ्रांस और बरतानिया ने, इन तीन बड़े यूरोपीय मुल्कों ने ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, एटमी मसले पर आइए और बैठिए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन मेरे ख्याल में अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, सूरत हाल वैसे नहीं है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का भी एक ट्वीट आया, और ये ट्वीट उनका आया ईरानी हुकूमत के हक़ में, ईरान के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़। ये बड़ी अच्छी बात है, बल्कि अमली तौर पर पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, हथियारों के ज़रिए से ईरान की पाकिस्तान मदद कर सकता है, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो उस वक्त इसराइल इंडिया की मदद करता है, और ये पाकिस्तान कई दफ़ा क्लेम कर चुका है। तो जो इसराइल पाकिस्तान के साथ करता है वही पाकिस्तान इसराइल के साथ भी कर सकता है, और इसी को टिट फॉर टैट कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब चीज़ चल रही है। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ और जरदारी साहब से उनका मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, जो ओहदों पे बैठे हुए उनसे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते कि जनाब क्या चल रहा है इसराइल और ईरान के मामले पे, आपके दिल पे, आप बताइए ना। उनसे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, लेकिन जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से जानना चाहते हैं कि बताओ अब आप इस मामले में क्या कहते हो। भाई अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनका ट्विटर खुलवा दें,
अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उनसे किसी को मिलवा देना आप। जब इमरान खान की किसी से मुलाकात ही नहीं हो रही, जब वो किसी से मिल ही नहीं रहे, तो उनका स्टेटमेंट बाहर कैसे आ जाएगा? फिर वो अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जनाब वो ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। भाई ट्विटर के ऊपर जो लोग बैठे हुए ना इमरान खान साहब की टीम में, अगर आपको समझा देता हूं, वो लोग इंतजार करते हैं। जब भी इमरान खान साहब की लोगों से मुलाकात होती है तो वो उन सब लोगों से बात करते हैं, उन सब लोगों से उनके स्टेटमेंट्स लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, और इस तरह इमरान खान साहब का एक कंप्रीहेंसिव पूरा स्टेटमेंट बना के वो उनके ट्विटर पे डाल देते हैं। इस तरह इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बाहर आता है। अगर आप इमरान खान से 15 दिन या 20 दिन मुलाकात बंद करवा देंगे ना, तो 15 दिन 20 दिन इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। ये माजी में हमने होता हुआ भी देखा है। इमरान खान का स्टेटमेंट सिर्फ तब बाहर आता है जब कोई जाता है और जाकर इमरान खान साहब को मिलता है। और अगर इनकी तसल्ली नहीं हो रही तो देख ले, इमरान खान से ज्यादा आज तक कभी किसी ने इसराइल को चैलेंज नहीं किया, पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने नहीं किया, और इतने खुलकर स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिए जैसे इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए। और जो इस वक्त बाहर है हुक्मरान या लोग जिनमें आप ये कह दें नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, आर्मी चीफ है, इनसे नहीं पूछते जनाब आपने स्टेटमेंट क्या दिया या आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब से पूछ लें, बाकियों से पूछ लें आप। वो एक बंदा कैदी है, उससे मुलाकात ही नहीं हो रही, उसका स्टेटमेंट कैसे बाहर आएगा? या तो सुबह उसकी मुलाकात करवाएं और देखें उसका स्टेटमेंट कैसा बाहर आता। आप सबके मुंह लाल हो जाएंगे, ऐसा जवाब वो देगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।